जो राम को लाए हैं देश उनको ला रहा है। पत्थर चलेंगे, माहौल खराब हो जाएगा, गंगा जमनी तहजीब जो है वो खत्म हो जाएगी। ना एक बूंद खून गिरा, ना एक पत्थर चला। 4 शादी और 40 बच्चे जो पैदा करते हैं, हम 2 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर जो रखते हैं, वही लोग रोजगार चिल्ला रहे हैं। तो फिर आखिर चुनाव में मुसलमान, माटी या मंगलसूत्र, मटन, फिर ऐसे मुद्दे क्यों गिनाने पड़ते हैं? मैं तेजस्वी यादव जी के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि थोथा चना और बाजे घना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने टीका लगा रखा है, तिलक लगा रखा है। इससे रोजगार का कोई संबंध नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, इससे ही रोजगार का संबंध है। और ये अन्याय पत्र बिल्कुल मुस्लिम लीग के जो अपना घोषणा पत्र है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। देखो 40,000 मंदिर हमारे तोड़े गए, लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें ये 3 मंदिर दे दीजिए। इंडी गठबंधन के बारे में मैं आपको ये कहूँ कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा। नीट देखने को मिली, जोकर को देखने के लिए लोग पहुंचते ही हैं। हमारे देश में ना पागल कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, वरना बहुत सारे पागल कुत्ते घूम रहे हैं जो देश के देशभक्तों को काट रहे हैं। इलाज उनका भी होगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ जहां मुद्दे उठे संविधान बचाने को लेकर, तो वहीं मुद्दे उठाए गए धर्म को लेकर भी, मुद्दे उठे रोजगार को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी, तो मुद्दे उठे राष्ट्रहित से जुड़े हुए भी। तमाम मुद्दों को समेटते हुए आज एक बड़ी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं सूर्या मैथिल साहब, और इनसे बात करेंगे कि ये जो तकरीबन 1.5 महीने तक जो चुनाव हुआ और उससे पहले भी जो चुनावी प्रचार हुआ, जिस प्रकार से लगातार चरण दर चरण मुद्दे बदलते गए, उसको ये कैसे देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज 7वें चरण का मतदान हो जाएगा, इसी के साथ ही तमाम चरण संपन्न हो जाएंगे और अब सबकी नज़रें हैं नतीजों की तरफ। चुनावी गाइडलाइंस हैं, आचार संहिता है, लेकिन फिर भी कोई इशारा, कोई ऐसा बड़ा संकेत आप दे सकते हैं कि क्या होगा 4 जून को? जो राम को लाए हैं देश उनको ला रहा है जी। और भारत के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों का साथ है और 2047 तक भारत विकसित होना है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। भारत जो है विश्व का कारखाना बनने जा रहा है और इसी को देखते हुए देश की जनता जो है वो मतदान कर रही है। 7वां और अंतिम चरण है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें दांव पे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखिए कि वहाँ पर भी मतदान होने जा रहा है, बिहार में भी हो रहा है। तो बंगाल के अंदर संदेश खाली एक बहुत बड़ा विषय रहेगा, CAA बहुत बड़ा विषय रहेगा। बिहार के अंदर जंगल राज जो RJD का अभी रहा उसके खिलाफ भी है। तो ये जो कुल मिला के चुनाव है, ये चुनाव विश्व का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये महापर्व जो है हर 5 साल में जो आता है, ये उसका आज पूर्ण आहुति होने जा रही है। जी सर आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम मंदिर को लेकर भी कई सारे विपक्ष के ऐसे नेताओं ने बयान दिए कि ये मुद्दा ठीक है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन रोजगार, महंगाई, इस पर बीजेपी को ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हो? अब देखिए, राम मंदिर केवल और केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है और राम मंदिर बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जितने प्रयत्न किए, जतन किए, ये सर्वविदित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से, यदि भारत के अंदर NDA सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, 56 इंची सरकार नहीं होती, तो ये रामलला विराजमान का भव्य और दिव्य मंदिर आप विश्वास करिए बनता नहीं। चाहे कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, चाहे पूरा का पूरा अमला लग जाता उसके बावजूद, क्योंकि आपने भी सुना था ना कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, पत्थर चलेंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा, गंगा जमनी तहजीब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ना एक बूंद खून गिरा, ना एक पत्थर चला। क्यों? क्योंकि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार थी। और एक बात, हम इतिहास में चलते हैं, ऐसा ही ये एक आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शाहबानों के मुद्दे पे। उस समय शाहबानों को क्या कहा गया था कि इसको भरण पोषण देना है। एक महिला को यदि आप तलाक दे रहे हो तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है उसके भरण पोषण की। इसके ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किए। तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या किया, कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया था। तो इस बार भी ये संभव था, यदि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी
सरकार कांग्रेस की अंडी घमंडी गठबंधन की होती तो ये आदेश पलट जाता कि भैया लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये जो है मंदिर का जो मामला है ना इसको ठंडा कर दीजिए और अब आप रोजगार पे आ जाइए। देखिए 4 शादी और 40 बच्चे जो पैदा करते हैं, हम 2 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर जो रखते हैं, वही लोग रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं। ना मैं चिल्ला रहा हूँ ना आप चिल्ला रहे हैं। आप गाँव में जाके देखिए ना, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई खेती में कार्य कर रहा है, कोई स्वरोजगार की बात कर रहा है। लेकिन जो लोग आशातीत रूप से जनसंख्या जिहाद करते हैं, केवल उनके लिए रोजगार की समस्या है। और एक समस्या कांग्रेस के पास है बेरोजगारी की, क्योंकि 2014 के बाद से वो बेरोजगार हो गए। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए, देश के अंदर 4 गुना न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं और वो तब हुए हैं जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश के अंदर जो है इंडस्ट्रीज आई। 2004 से 14 तक इस देश में UPA 1 और UPA 2 का राज था, आपको भी याद होगा। तब क्या स्थिति थी, जो ये गिलास है ना आपका, ये गिलास, अगर इस गिलास को मेरे को 1000 पीसीस चाहिए तो मैं किसी इंडियन कंपनी को नहीं कहूँगा, मैं चीन को फ़ोन लगाऊंगा, बीजिंग को फ़ोन लगाऊंगा, शंघाई में करूँगा, कहीं भी करूँगा और वहाँ जाकर इसका 1 पीस भेज दूंगा कि भैया ये चाहिए, मुझे इस रेट पे चाहिए। वहाँ पे बैठा हुआ चीनी उद्यमी उसे बनाएगा और यहाँ भेज देगा। यही UPA 1 और UPA 2 में हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के अंदर युवा है, वो रोजगार चाहता है, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, हमारी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पर कारखाने लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मेक इन इंडिया दिया, मेड इन इंडिया दिया, स्टैंड अप इंडिया दिया, स्टार्टअप इंडिया दिया, साथ ही साथ यूनिकॉर्न्स, 125 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स इस देश के अंदर जो है आज के डेट बन चुके हैं और एक यूनिकॉर्न 5000 करोड़ से ऊपर की वेल्थ वाला होता है। 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप न्यू रजिस्टर्ड गवर्नमेंट पोर्टल पे हो गए हैं और विश्व की हम 4-5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। कहाँ 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, 12वीं थी और आज हम 5वीं हैं, 4 ट्रिलियन पहुंच गए हैं भाई। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, नो कर्फ्यू नो दंगा, केवल यूपी में सब चंगा। हम जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, नोएडा के अंदर, नोएडा है, गाजियाबाद है, आगे आप जेवर ले लीजिए, जेवर भारत का विश्व का 4था बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, कार्गो एयरपोर्ट। ये किसी ने सोचा था क्या? ये नरेंद्र मोदी की सोच है जी। सर, जब आपने इतने सारे विकास के काम गिनाए तो फिर आखिर चुनाव में मुसलमान, माटी या मंगलसूत्र, मटन, फिर ऐसे मुद्दे क्यों गिनाने पड़ते हैं? अगर इतना विकास का कार्य हुआ है तो ऐसे सेंसिटिव या टची मुद्दों को क्यों उठाया जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का इस पॉइंट पे मौका दिया। अब देखिए, मटन, चिकन और मछली का तो फोटो इंडी घमंडी गठबंधन ने पोस्ट किया, वो भी मंगलवार के दिन पोस्ट किया, जिसको हम सबसे पवित्र वार मानते हैं भगवान। लेकिन सर, हमारे देश में सबको स्वतंत्रता है ना, धार्मिक आस्था है, लेकिन वो तो जी बताइए। स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्रता इस चीज़ की भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय की भी धार्मिक भावनाओं का आहत नहीं करना है। और जिन्होंने वो फोटो ट्वीट की वो लोग मुस्लिम नहीं थे, वो लोग सभी हिंदू थे। और हिंदुओं को इतना तो शर्म होनी चाहिए कि भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी के वार पे आप लोग मटन चिकन बनाने की रेसिपी दिखा रहे हैं, आप जो है मछली बनाकर दिखा रहे हैं, फोटो ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे घर आइएगा, मैं आपको मटन बना के खिलाऊंगा, मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है। तो इस प्रकार की बातें एटलीस्ट मंगलवार को नहीं होनी चाहिए, वो भी सावन के अंदर दिखाया उन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि बहुत शर्मनाक कुकृत था। अब दूसरी चीज़, आपने कहा कि इतने टची मुद्दे क्यों उठाए गए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहाँ टची मुद्दे उठाए भाई? आप मुझे बताइए, कर्नाटक के अंदर, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, मेरे को एक आरक्षण मिला हुआ 27% का, उसमें बिना किसी संविधान संशोधन के आप सीधा सीधा मुसलमानों को पीछे के रास्ते से ओबीसी बनाकर उसमें डाका डलवा रहे हैं, SC ST के अंदर डाका डलवा रहे हैं। इसी चीज को तो प्रधानमंत्री जी ने बेनकाब किया। दूसरी बात, कांग्रेस का अन्याय पत्र, मैं न्याय नहीं कहूंगा, न्याय पत्र कहूंगा, उसके अंदर क्या था? वेल्थ रिक्रिएशन। किस बात की वेल्थ रिक्रिएशन? मैं हिंदू पूरी जिंदगी लगकर मेहनत करूं,
50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस बनाऊं और वेल्थ रिक्रिएशन के नाम पर आप मेरा पैसा लूट लेंगे और 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करने वालों के हाथ में आप दे देंगे, ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने यदि इसके ऊपर टिप्पणी की तो क्या गलत टिप्पणी की? लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि कहाँ पे उसमें लिखा है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, या वो उन्हीं जिस समुदाय को आप कह रहे हो उसी को सिर्फ दे दिया जाएगा? ये तो एक पुराने बयान को लेकर आप पूर्व प्रधानमंत्री के आधार पर आप कह रहे हो ना, जो मनमोहन सिंह जी ने कभी बयान दिया था कि पहला जो अधिकार होता है वो रिसोर्सेज पर वो उस समुदाय का होता है। मैं बता रहा हूं समुदाय का होता है। हाँ, लेकिन घोषणा पत्र में ये कहाँ लिखा है उनके कांग्रेस के? तो इस तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि कोई एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है या एक प्रकार से डराया जा रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी का भी कंडक्ट जो है वो कैसे वेरीफाई करते हैं? कोई क्रिमिनल होता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, तो कोर्ट उसको जुर्माना देके छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार अपराध किया है। लेकिन जिनका चरित्र ही अपराधी का हो, जो लगातार बुरा करेक्टर हो और नामी हिस्ट्री शीटर हो, उनके आप ऊपर विश्वास करेंगे क्या? कोर्ट विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार कांग्रेस का कंडक्ट रहा। आज़ादी के बाद से 1950-51 में जिस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया गया, फिर वक्फ बोर्ड को भी अप्रूव कर दिया गया, क्या जरूरत है इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की? आप मुझे बताइए। इस देश में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है ना। सुप्रीम हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऊपर भी वक्फ ने कह दिया कि ये मेरी जमीन है। वो सुप्रीम कोर्ट दौड़े बेचारे, अरे भैया ये देखो, ये तो हमारे को भी लूट रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कानून बनाए, किसके लिए बनाए गए? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सबको पता है। ज्ञानवापी मंदिर की जो दीवार है वो चिक चिक के कहती है कि इसको तोड़कर बनाया गया मस्जिद। तो उसके ऊपर आंखें बंद करके सब बैठे हैं ना। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है। पार्टी का कोई नेता हो समझ में आता है, प्रधानमंत्री कह रहा है। और वही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर JKLF के यासीन मलिक को, जिसने कि 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया हो, आलीब गलीब शलीब कहकर मस्जिदों चिल्लाए हो कि जाओ भाग जाओ हिंदुओं, अपने माल असबाब को छोड़कर, अपनी औरतों को छोड़कर औरतों का बलात्कार किया गया। गिरजा टिक्कू याद है ना आपको? किस तरह आरे से चीर के उसको चीर दिया गया। इस प्रकार के हत्यारों को बैठा के खाना खिलाया गया। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, इसके ऊपर प्रश्न उठता है। और अभी भी तो आपने कहा ना कि सबको अपने खान पान का अधिकार है, तो मुझे हम अधिकार देंगे, तो क्या अधिकार देंगे भैया? आप आज भी तो सभी खाते हैं। आप चिकन मटन खाना चाहे खा सकते हैं, मैं वेज खाना चाहूँ खा सकता हूँ। लेकिन जो बहुसंख्यकों के पूज्य हैं, जो गौ मैया की बात कर रहा हूं मैं, यदि उसको काटने का अधिकार आप देने की बात करते हो मुसलमानों को, तो ये नहीं चलने वाला है। इस देश की जनता इस प्रकार के कुकृत्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। यही इनके जो आपका अन्याय पत्र है उसका हिडन एजेंडा है। और ये अन्याय पत्र बिल्कुल मुस्लिम लीग के जो अपना घोषणा पत्र है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं आपसे पूछता हूं, मुस्लिम लीग सेकुलर है क्या? आपको लगता है? नहीं। राहुल गांधी ने तो कहा था ना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। तो राहुल गांधी को आप जाके बताइएगा कि भैया यहां से आलू डालूंगा और सोना निकालूंगा वाली मशीन का इंतजार देश कर रहा है। देश के अंदर थोड़ा सा गोल्ड रिजर्व और बढ़वा दीजिए, वो मशीन लाइए, इस प्रकार के अनर्गल बयान ना दीजिए। सर एक सवाल मेरा और है कि सर भाजपा का जो चुनावी मंत्र है, लगातार जो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग जो भी भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा चुनावी रैलियों में भी कि कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। क्या भाजपा मुसलमानों को टारगेट करती है? जब हम सत्ता में थे, जब हमने योजनाएं चलाई, एक भी योजना का आप मुझे नाम बता दीजिए जो केवल हिंदुओं के लिए हो, बहुसंख्यकों के लिए हो, सनातनियों के लिए हो। जब हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी तो उसका 30% से ज़्यादा लाभार्थी जो है, 46 करोड़ लोगों ने उसको लाभार्थी हुए। उन 46 करोड़ में से 30% जो हैं वो मुसलमान हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना, आप बताइए मुझे, 5 किलो राशन एक
परिवार में एक व्यक्ति के लिए जो हम दे रहे हैं, उसमें क्या रेशमा को नहीं दिया, केवल रश्मि को दिया गया क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ हमने सिलेंडर दिए हैं अब तक, उसमें 30% से ज़्यादा मुसलमानों की भागीदारी है। जब किसी मेरी रेशमा के घर में गया तभी हमारी किसी रोशनी के घर में गया। और प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है उसमें भी पक्का मकान जिसको भी दिया गया, टूटी हुई छत को देख के दिया गया, किसी के धर्म को देख के नहीं दिया गया। और महत्वपूर्ण बात, शौच क्रिया, दैनिक क्रिया तो भैया सभी करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो प्रधानमंत्री इज्जत घर योजना थी वो भी किसी मेरी बहन को धर्म देख के दी गई क्या? मैं पूछता हूँ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर जो है सुरक्षा दी गई, गारंटी दी गई है स्वास्थ्य की। ये अपने आप में अकेली ऐसी योजना है पूरे विश्व में जो इतने बड़े पैमाने पे दिए गई, वो भी भारत जैसे विकासशील देश में। वहां पर धर्म देख के दी गई क्या? सभी मेरी बहनें, माताएं किसी भी धर्म की है वो जाके उसका प्रयोग कर रही है। भाई फिर सर ऐसा परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि मुसलमान वोट नहीं करता भाजपा को, या भाजपा मुस्लिम विरोधी है? देखिए, ये सारा परसेप्शन इंडी गठबंधन के द्वारा बनाया गया है। आपको मैं ले चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में। वहाँ पर जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी, भारत रत्न हमारे श्रद्धेय अटल जी, तो उस समय में मदरसों के आधुनिकीकरण का कार्य एनडीए सरकार ने शुरू किया था। उससे पहले मदरसों में क्या होता था, मदरसों के अंदर केवल दीनी तालीम दी जाती थी और वहाँ पर कट्टरपंथी बनाए जाते थे। आज भी वही हालात थे, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन की है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उछल रहे हैं ये लोग। लेकिन तब वहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी जो आधुनिक शिक्षा है वो शुरू की गई। कंप्यूटराइजेशन किया गया मदरसों का। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी दोबारा से सत्ता में आए, 2014 में आए सत्ता में, उसके बाद से लगातार मुस्लिम समाज को एजुकेटेड करने का कार्य किया गया। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इतने ही मुस्लिम हितैषी ये सब लोग थे जो लगातार लाइन से खड़े हुए हैं कि संसाधनों का अधिकार जो है वो मुसलमानों का है पहला, और मुसलमान ये, मुसलमान वो, ये सब्सिडी दो, वो सब्सिडी दो, 60 साल में मुसलमान अब्दुल पंचर वाला ही क्यों बना? गफ्फूर कसाई ही क्यों बना? नईम रिक्शे वाला ही क्यों बना? कितने आईएएस आईपीएस निकाले भैया, कितने डॉक्टर निकाले आपने? क्योंकि इतिहास गवाह है कि आप बैसाखियों से दौड़ नहीं सकते। अगर दौड़ना है तो अपने पैरों पे ही दौड़ना पड़ेगा, उड़ना है तो अपने पंखों पे ही उड़ना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज को एजुकेटेड करके उनमें से कुरीतियां निकालकर प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम समाज को उड़ने का मौका दिया। अब देखिए, ट्रिपल तलाक की मैं बात करता हूँ, हलाला की मैं बात करता हूँ, बहन बेटी सबकी होती है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ी थी भैया कि वो हलाला और ट्रिपल तलाक को खत्म करते? इसलिए ही ना कि वो कुरीतियां खत्म करना चाहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता आलोचनाओं से, किसी को आलोचना करनी है वो करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सच के साथ रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये करते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म की कीमत पर नहीं, सनातन की कीमत पर नहीं। वो अगर इफ्तार नहीं करते, रोजा नहीं रखते तो वो इफ्तारी नहीं देते। अगर वो नवरात्रि का व्रत करते हैं तभी तो वो नवरात्र का फलाहार लेते हैं। तो ये नौटंकी राजनीतिक ड्रामा वो नहीं करते हैं, वो जमीन पर काम करते हैं। यही कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था आज 5वीं है, हम 4th लीडिंग इकोनॉमी है, विश्व का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट बन गए हैं। चीन थर्रा रहा है, पाकिस्तान में घुसकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो पाकिस्तान की औलादें हमारे देश में है ना, वही बिलबिला रही हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अभी तो 370 हटाया, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान खत्म किए, कलंक साफ किया। अब पीओके को भी भारत का हिस्सा बना देंगे, जो कि पाकिस्तान ने अपने जमाई जो कि पाकिस्तान ने कांग्रेस के रहते हुए जमाई बनकर उसको कब्जा कर रखा था। सर, पाकिस्तान के औलादे कौन है हमारे यहाँ? पाकिस्तान के औलादे हैं ना जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वाले। अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं। और जो मेनन की फांसी के लिए रुकवाने के लिए वहां पहुंच गए थे, आधी रात को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था। और वो जो है ना, एक वो बुरहान बानी वो था ना, उसको, उसकी मौत पे जो आंसू बहा रहे थे, जो बाटला हाउस इनकाउंटर के अंदर जब आतंकवादियों को मारा गया, तो कुछ लोग पूरी रात रोए इतना कि बाल्टियां भर के सुबह उसी से उठ के नहाए वो लोग।
तो ये लोग हैं वो जो यहां पाकिस्तान के, जो मैं जमाई कह लूं या पाकिस्तान को अपना बाप मानते हो, वही लोग हैं जिनके मन में पाकिस्तान प्रेम है, जिन्होंने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का जो खिताब दे रखा था कि हिंदुस्तान में वो कुछ भी बेचेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसी पैसे को जनरेट कर कर वो वापस जो है हथियारों से हम पे हमला करेगा, हमारी सेनाओं के सैनिकों के सर काट के ले जाएगा। और हमारा प्रधानमंत्री उस समय का कहेगा कड़ी निंदा करता हूं जी मैं। लेकिन अब जो है ना, वो सरकार बदल चुकी है। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र का भारत है। अब भारत के किसी सैनिक की तरफ एक टेढ़ी आंख भी करोगे तो आंख में गोली पड़ेगी। सर काटने की तो बात दूर, बाल भी नहीं काट सकते हो। अगर सोचा भी तो सर्जिकल स्ट्राइक आपने देख ही ली, बालाकोट एयर स्ट्राइक देख ही ली। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने कहा ना पाकिस्तान के कौन है यहाँ पर औलादें, वही हैं जो पाकिस्तान में जाके कह रहे थे हमें मोदी से बचा लो। और आज पाकिस्तान कह रहा है, जिनके लिए ट्वीट कर रहा है कि भैया ये सरकार आनी चाहिए, मोदी को हटाना चाहिए, तो वही लोग औलादे हैं। क्योंकि बाप बेचारा चिल्ला रहा है ना कि भैया हमारे बच्चों को बचाओ, उनको सत्ता में लाओ। सर एक लास्ट सवाल है, फिर हम लोग न्यूज़ रूम की तरफ चलेंगे, संक्षेप में इसका उत्तर दीजिएगा। अभी अयोध्या का जो मामला था वो सुलझ गया है, ज्ञान वापी अभी भी कोर्ट में है। क्या आप, जो मोदी जी भी कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो बड़ा फैसला हम लोग लेंगे, कोई बड़ी तैयार रहें, तो क्या मथुरा की अब बारी है? अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। ये 3 आराध्य स्थल हैं हमारे। और मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे सभी उन भाइयों को जो इसके विरोध में हैं। देखो 40,000 मंदिर हमारे तोड़े गए, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें ये 3 मंदिर दे दीजिए, उसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सूर्या जी को सुना। अब हम न्यूज़ रूम की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि लोगों के क्या क्या सवाल हैं। सर मैं बात बिहार की करूँगी। कांग्रेस को हमेशा से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको वापस सत्ता में आनी है तो बिहार और यूपी पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से सिर्फ तेजस्वी इन्होंने बिहार में मोर्चा संभाला है और कांग्रेस को आखिरी में बिहार के बारे में याद आ रहा है, तब जाके राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं वहाँ पे, आखिरी चरण में गए। ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी को बैंकॉक और पटाया से फुर्सत मिलेगी, तभी तो वो देश के बारे में सोचेंगे, अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे। इंडी गठबंधन के बारे में मैं आपको ये कहूँ कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये स्थिति रही है। आप बिहार की बात कर लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस बेग्यू करती दिखाई दे रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको भीख में कुछ सीटें मिल गई। आप पूर्णिया की सीट ले लीजिए ना, पप्पू यादव पार्टी में आए थे और वो इसी कमिटमेंट पे आए थे ना कि हमको कांग्रेस के सिंबल पे वहाँ पे लड़ाया जाएगा चुनाव और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और क्या हुआ? तो ये कांग्रेस की स्थिति इतनी दुर्गति जो है वो नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में जो हुई है, वो केवल और केवल अदूरदर्शी नेतृत्व के कारण। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? चाहे वो मछली खाकर हो या किसी भी तरह, उन्होंने सुर्खियाँ तो बहुत ज़्यादा बटोरी हैं। देखिए, मैं तेजस्वी यादव जी के लिए केवल इतना ही कहूँगा कि थोथा चना और बाजे घना, वो स्थिति तेजस्वी यादव जी की है। ना तो कोई रोड मैप है बिहार के लिए, और जो उनका परिवार है लालू यादव जी, अच्छा लगता है मुझे जब एक भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड चाराचोर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, संविधान बचाने की बात करता है। तो ये जो कंडक्ट है वो बिहार की जनता समझती है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने जाना नहीं है। एनडीए जो है बिहार में क्लीन स्वीप कर रहा है। लेकिन सर तेजस्वी पे ही सवाल है। ऐसा कहना था कि लालू यादव कहते थे, कहना था लोगों का कि जब तक माई लालू यादव के साथ है, मतलब मुस्लिम और यादव, लालू यादव को कोई बिहार से बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन अब तेजस्वी का कहना है माई के साथ साथ बाप भी है हमारे साथ, तो हम इससे मजबूत हो रहे हैं बिहार में। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जितनी रैलियां उन्होंने की, जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, और रैलियों में भी भीड़ तो देखने को मिली। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, रैलियों में भीड़ देखने को मिली, जोकर को देखने के लिए लोग पहुँचते ही हैं। वही हाल जो है तेजस्वी यादव का रहा। और एक बार आपने बोला माई MY, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको और आपसे भी, कि कभी आपने शेर और बकरी का कहीं दोस्ती देखा है क्या? आप देखिए ना कि शेर कौन है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शेर और बकरी की दोस्ती आपने कभी देखी है? आप देखिए कि मुसलमानों को OBC आरक्षण में हिस्सा देकर किसका नुकसान किया? शेर खा रहा है ना बकरी को,
खा रहा है ना, तो ये चीज़ पिछड़ा समाज समझता है, ओबीसी समझता है, SC ST समझता है, अदर बैकवर्ड समझता है। और उनको ये भी पता है कि जैसे ही ये सत्ता में आए थे जुगाड़ पानी कर नीतीश जी के साथ में, आते ही सबसे ज़्यादा इन्होंने कौन सी भर्तियाँ की, 10,000 इन्होंने टीचर्स भरे उर्दू के, संस्कृत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो क्या करना चाह रहे थे? और बिहार के सीमांचल की अगर मैं बात करूं तो इनके राज्य में, वहाँ सीमांचल में जो मुस्लिम बाहुल्य हो गया पूरा का पूरा सीमांचल, तो वहाँ तो संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने लग गए। स्कूलों की जो है नाम प्लेट जो है हिंदी से हटाकर उर्दू में कर दी गई। तो इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ ओबीसी समाज समझ गया। इस चुनाव में उन्होंने जवाब दिया है। कोई एमबाई फैक्टर नहीं है, कोई बाप तो था ही नहीं। चारा चोरी में जो है चारा चोर साहब अभी जेल में फिर दोबारा चले जाएंगे, तो बाहर आए हैं ना, वो उनकी सज़ा पूरी तो नहीं हुई ना, बाहर ही है ना, तो कोई बात नहीं है। वो 2024 के अंदर सभी लोगों का सफाया होना बाकी तय है। मैं आपको भी सुन रहा था, आप बता रहे थे कि इस चुनाव में जब भी मतदान हुआ और जो प्रचार चुनाव हुए, इसमें कई मुद्दे हावी नहीं रहे, कांग्रेस हावी नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है इस चुनाव में? जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में मोदी, मुसलमान, मंगलसूत्र, मस्जिद, यही सब हावी रहा है। महंगाई की बात नहीं हुई, रोज़गार की बात नहीं हुई। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अर्ध बेरोजगारी की तरफ में भी है, उस पर तो भारतीय राजनीति में कभी बात ही नहीं होती है। और इस देश का भाग्य है, दुर्भाग्य है, पता नहीं, लेकिन सब कुछ इस देश में राजनीति ही तय करती है। तो आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? आप बेरोजगार हैं? मैं नहीं हूँ, लेकिन इस देश में बेरोजगारी तो है, ये भी सत्य है। और मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ये भी सत्य है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने टीका लगा रखा है, तिलक लगा रखा है। इससे रोजगार का कोई संबंध नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, इससे ही रोजगार का संबंध है। नहीं, क्योंकि जब 4 शादी और 40 बच्चे आप पैदा करेंगे और जनसंख्या जिहाद को करेंगे, उसके बाद आप रोजगार चिल्लाएंगे, तो आपको रोजगार आपकी स्किल्स के आधार पर मिलेगा। ये जो आपके सामने कंप्यूटर चल रहा है, इस पे आप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा सकते हैं क्या जो कि कंप्यूटर चलाना नहीं जानता? आप मुझे बताइए। कैमरामैन साहब बाहर खड़े हुए, सामने खड़े होकर कैमरा चला रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में भी कैमरे को देंगे क्या जिसको कि कैमरा चलाना नहीं आता? तो ये सीधा जो है ना, प्रधानमंत्री जी ने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया के माध्यम से देश को स्किल्ड करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ रोजगार के ऊपर जो आपने बात की। आपने भी EF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलवा रखा है? खुला है? नकली तो नहीं खुलता, जाली तो नहीं खुलता? नहीं खुलता। लेकिन आंकड़े जो हैं वो आप गूगल कीजिएगा, और आपके माध्यम से कहूँगा कि सभी लोग गूगल करें। इस दशक में 4 गुना अकाउंट ज़्यादा खुले हैं पिछले दशक से। इसका मतलब देश के अंदर 4 गुना ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हुआ है। UPA 1 और UPA 2 के कंपैरिजन में देश की अर्थव्यवस्था 12वीं थी, अब 5वीं बन गई। ये हमने तो नहीं कहा, ये IMF का आंकड़ा है ना, विश्व बैंक का आंकड़ा है ना। झूठ बोलते हैं क्या वो लोग? अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है? नहीं ना। अब मुझे बताइए, तो ये जो रोजगार चिल्ला रहे हैं वही लोग हैं जो 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करते हैं। जिन लोगों के घर में केवल पंचर बनाने वाला, कसाई, ई-रिक्शा और झाड़ू पोछा करने वाला ही बनाने की सोच होती है, वो रोजगार चिल्लाते हैं। वरना इस देश में इतना पोटेंशियल है, यदि वो सही शिक्षा लें, सही प्रकार से अपने परिवार को चलाएं और जनसंख्या जिहाद की जगह देश के बारे में सोचें, तो कोई समस्या नहीं। वो देश के बारे में सोचें। और आपने मंगलसूत्र की बात की, सुन लीजिए उस पर भी। आप मुझे बताइए कि वेल्थ रिक्रिएशन का जो क्लॉज है वो किसके अन्याय पत्र में है? तो पर उस पे तो एक लिमिट, अगर आप अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के नियम का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पे एक लिमिट भी तो है। अमेरिका की जिक्र नहीं कर रहा साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपसे किसके घोषणा पत्र में है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र में है। मतलब आप कमाएंगे, सुनिए, आप कमाएंगे, आप कमाकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे पूरे जिंदगी भर से, और आपने एक बच्चा पैदा किया, और सामने आपके एक अब्दुल साहब हैं जिन्होंने 4 शादियाँ की और 40 बच्चे पैदा किए। आपके और उनके बच्चों को मिलाकर आपके बैंक बैलेंस को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये सही है क्या? पर कांग्रेस ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। अरे भैया, तो किस बात का वेल्थ रिक्रिएशन और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन? सुनिए, हिडन एजेंडा है। जिनकी मानसिकता सदैव प्रधानमंत्री के बावजूद होते हुए भी वो कहें कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, ये तो पीएमओ के उसमें भी बयान में भी नहीं है, पीएमओ की चिट्ठी में भी नहीं है। सुनिए, पूरी बात सुनिए, नहीं, डिकोड किया गया। फिर आप सुनिए, नहीं, अब आप सुनिए, आप मीडिया से हैं, मैं आपसे कहूंगा और आपकी PCR से भी कहूंगा कि कृपया करके एक बार आप इस जो मेरा बयान है इसके साथ में वो मनमोहन सिंह जी की क्लिप जरूर लगा दें, क्योंकि उससे सबको पता चल जाएगा जो ये बोलते हैं ना कि नहीं कहा था,
कहा था, मैं मैंने बताता वो हूँ पूरा भाषण सुना। अक्षय तो बताता मैंने हूँ भाई। हाल फिलहाल में वो पूरा साहब, भाषण मैं बताता हूँ ना सुना। अक्षय मैंने तक। पीएमओ का मैं पूरा लाइन लिस्ट पूरा बता रहा निकाल हूँ लिया। ना, मैं पूरा बता रहा हूँ अपना लाइन ना। आप इस बता दें। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का है। ये लाइन थी, आप चेक कीजिएगा। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपसे। और बताइए मुझे 1950 में, सुनिए 1950 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश में पहला जो अमेंडमेंट किया, उसके अंदर किस बात पे हिंदू मैरिज एक्ट लगाया भैया, और बाद में वक्फ बोर्ड क्यों बना दिया? इस देश में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट आज वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपको पता है क्या है ये? पता व्हाट है इज दिस? एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान रहना चाहिए। क्यों कश्मीर में था 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान? तो भाई एक विधान से तो पूरा, तो एक देश एक विधान की समझ तो पूरा देश की विविधता ही खत्म हो जाएगी ना। साहब सुनिए, क्या विविधता ही तो खत्म हो मतलब एक जाएगी। देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? कानून होना चाहिए। तो वही तो कहा गया, संविधान विधान तो क्या अर्थ है? फिर अफस्पा जैसा एक्ट जो नॉर्थ में लगाया गया, तो उसका फिर वो अगर आप एक उसको देश, पढ़िएगा, 370 नहीं है वो। 370 नहीं है, मैं नहीं बिल्कुल है, नहीं है, नहीं मैं है। जानता हूँ, लेकिन अफस्पा जैसा एक्ट जो नॉर्थ में लगा, पूरे नॉर्थ राज्यों में लगाया आप गया, जिस एक्ट तो की फिर बात वो आप कर रहे हैं हिंदी ना, पट्टी में भी लगा जो देना आप चाहिए, एक्ट कावल्टी की में बात लगा कर रहे देना हो, चाहिए। जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो हाँ। आर्मी के लिए है। वहां की कंडीशंस को देखते हुए उसको लगाया गया। एस्पा एक्ट की बात कर रहे हैं आप, हाँ, बिल्कुल। आर्मी वाले की, है ना? तो वहां की कंडीशन को देख के लगाया गया। वहां पे साथ में कौन है? चाइना है ना। वहां पे चीजों को मैनिपुलेट करने का काम कौन करता है? चाइना करता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक देश एक विधान एक सब कुछ हो जाएगा, तो संविधान एक है हमारा और वो सबको मान रहे हैं, उसमें क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से बोलिएगा ना कि वंदे मातरम बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बहुत ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जो बोलता है मुंह आप में। बहुत सारे को जानते होंगे, हाँ। लेकिन सबको नहीं जानते होंगे साहब। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं वही कह ये रहा हूँ लड़ाई कि हमारी आप- उनसे ही है। हमारी लड़ाई बिस्मिल्लाह खां से नहीं है, मेजर हनफुद्दीन से नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं है। अब्दुल, लेकिन बुरहान वानी से है। भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने वालों से है। और उस पे अफजल तो हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है वालों से है। और उस पे और उनके लिए हम चार्जशीट सुनिए, फाइल नहीं हुई, ना उसमें ना 8 साल भी बीत हाँ, गए, हाँ। पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई। आप अपने सवाल में खुद फंस गए। सरकार किसकी है दिल्ली में? बताइए लेकिन पुलिस तो ना 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 लेकिन ना, दिल्ली हाँ। पुलिस किसकी है? आप अमित बहुत शाह की बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। आपको इसका मतलब लीगल की पूरी जानकारी नहीं है। सुनिए सुनाइए। सुनिए, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दे दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार का है, उसने रोक के रखी। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर साइन नहीं करेगा ना, तब तक वो चार्जशीट जज के पास नहीं जाएगी। ये काम आम आदमी पार्टी ने किया। उसी के सिंबल से वो आतंकवादी चुनाव लड़ रहा था, टुकड़े टुकड़े को मार, जो कि आप देखिएगा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। हमारे देश में ना पागल कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, वरना बहुत सारे पागल कुत्ते घूम रहे हैं जो इस देश के देशभक्तों को काट रहे हैं। इलाज उनका भी होगा, इस बार होगा, अभी 4 जून के बाद होगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना सूर्या मैंथिल जी को, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर मुद्दों पर जवाब दिया, अपनी राय रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया डेली लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।